नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन नाज़रीन, हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मशरिक़ वस्ता ऐसा लगता है कि अब बारूद के ढेर पर ठहरा हुआ है और कभी ना कभी वो तबाही व बर्बादी का शिकार हो सकता है। और उसे तबाही व बर्बादी का शिकार बनाने में या उसे तबाह व बर्बाद करने में जहां इसराइल का हाथ है, वहीं पर अमेरिका भी उसके लिए जिम्मेदार होगा। क्योंकि आप देखेंगे कि अमेरिका इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और इसराइल की बक़ा को यकीनी बनाने के लिए हमेशा उसके साथ रहता है। जबकि हकीकत यह है कि इसराइल दरिंदगी का बदतरीन मुजाहरा कर रहा है। इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी रखे हुए, उनके कत्लेआम कर रहा है, लेकिन अमेरिका को उसका कोई ख्याल नहीं आता। ना फ़लस्तीनियों से किसी किस्म की वो हमदर्दी का इजहार करता है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अमेरिका जंगबंदी की बात कर रहा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये वही अमेरिका है जिसने 50,000 टन से ज़ायद असला व गोला बारूद इसराइल को फराहम किए हैं। अगर आप अमन चाहते हैं, अगर आप मोहब्बत चाहते हैं, अगर आप जंगबंदी चाहते हैं, तो फिर ये असला क्यों, ये एक सवाल है। और आपको बता दूं कि अमरीकी बहरी बेड़े वहां पर मौजूद हैं। किस लिए मौजूद है? इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। बहरहाल आपको बता दें कि लेबनान का जो हाल अब इसराइल कर रहा है वो भी बहुत ही ख़तरनाक है। और अमेरिका ने अब मशरिक़ वस्ता में पहले से मौजूद 40,000 अमरीकी फ़ौजियों में की तादाद में मज़ीद इजाफा करने का इरादा ज़ाहिर किया है, मनसूबा बनाया है। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में अमरीकी फ़ौजियों की कसीर तादाद मशरिक़ वस्ता में उतर पड़ेगी। और किस लिए उतर पड़ेगी? अमन के लिए नहीं, बल्कि इसराइल की मदद के लिए, इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इसराइल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए। बहरहाल नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं लेबनान में हालात इस कदर ख़राब है कि बेरूत जो दारुल हुकूमत है, वहाँ से हज़ारों की तादाद में लोग नकल मकानी कर रहे हैं, हिजरत कर रहे हैं। क्योंकि इसराइल ने पिछले 24 घंटों के दौरान जिस तरह के फ़ज़ाई हमले किए हैं, उसमें 500 से ज़ायद लेबनानी जो शहरी हैं उन्होंने जाम शहादत नोश किया है। और आपको हैरत होगी कि 100 से ज़ायद उसमें बच्चे और ख़वातीन हैं। और आपको ये भी बता दूं कि 1700 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन अमेरिका को इसराइल की ये दरिंदगी नज़र नहीं आती, ना ही अमेरिका को, ना ही अक़वाम मुत्तहिदा को, ना ही आलमी जो तंजीमें हैं उन्हें, और ना ही अमेरिका के इत्तेहादियों को इसराइल की इस दरिंदगी का पता चलता है। पता नहीं अमेरिका क्यों खामोश है, पता नहीं अक़वाम मुत्तहिदा क्यों खामोश है। अक़वाम मुत्तहिदा चाहे तो फौरी वहाँ पर अपनी फ़ौज रवाना कर सकता है, फ़ौज भेज सकता है और लेबनानियों के साथ साथ फ़लस्तीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना सकता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस दरिंदगी के बावजूद भी इसराइल लेबनान पर हमलों पर हमले किए जा रहा है। और आपको बता दूं कि सिर्फ आधे घंटे में एक रिपोर्ट आई है अल जज़ीरा की, उसमें बताया गया है कि नाप्तिया एक शहर है, वहाँ पर इसराइल ने 80 फ़ज़ाई हमले किए हैं। तो बहरहाल इसराइल की दरिंदगी का सिलसिला जारी है और दुनिया की खामोशी और बेबसी का भी सिलसिला जारी है। आखिर क्यों सज्जा साहब? देखिए, बहुत ही अफसोसनाक पहलू तो ये है कि एक जानिब इजराइल ने लबनान में बमबारी की है, 500 लोग शहीद हुए हैं, जी हाँ, जिनमें कोई जो है हिजबुल्लाह का कमांडर नहीं था। कोई जो हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ ये कार्रवाइयाँ की गई थी, ख़ास तौर पे जुनूबी बैरूत में, लेकिन कोई वहाँ पे मरने वालों में आम शहरी हैं। ख़वातीन, बच्चों की मौत हुई है, ख़वातीन की मौत हुई है। और अलमनाक पहलू ये है कि इतनी बड़ी तादाद में अमवात होने के बाद वहाँ के इजराइल के वज़ीर आज़म का बयान आता है नेतन्याहू का कि आप लोग जो है इलाका छोड़ जाइए, आपको हिजबुल्लाह शेल्टर बनाना चाहता है, ह्यूमन शेल्टर बनाना चाहता है, इंसानी ढाल के तौर पे आपका इस्तेमाल करना चाहता है, आप फौरी वो इलाका छोड़ जाइए। उसके बाद हर एक के मोबाइल पे, वहाँ के इलाके के लोगों के मोबाइल पे मैसेज आने शुरू हो जाते हैं कि आप ये इलाका खाली कर दीजिए। अब लाखों की तादाद में वहाँ से लोग जो है नकल मकानी करके जा रहे हैं, इंतहाई अफरा तफरी की हालत में। जी जी, ना किसी के पास खुराक है, ना किसी के पास पानी है, ना किसी के पास जो है कोई दवाई है, बस लोग भागे जा रहे हैं। इतनी भयानक बमबारी वहाँ पे की गई है और बमबारी का मुसलसल सिलसिला जारी है। कल रात से ही ये बमबारी का सिलसिला शुरू हुआ था, अब भी जारी है। और इजराइल ये दावा कर रहा है कि हमने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया है। जी
अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इजराइल ने अगर हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया है तो फिर आम शहरी क्यों मर रहे हैं? आम शहरियों को क्यों कहा जा रहा है कि आप यहाँ से नकल मकानी करिए? आम शहरियों को घर छोड़ने को क्यों कहा जा रहा है? खुद इजराइल के वज़ीर आज़म जो है वीडियो एक जारी करते हुए कहते हैं कि आप अपने घर छोड़ दीजिए, कुछ दिनों बाद आप जो है अपने घरों को महफूज तौर पे वापस आ सकेंगे। लेकिन कैसे आ सकेंगे? आप तो जो है मुसलसल घरों को खंडर बना रहे हैं, आप तो मुसलसल घरों पे बमबारी कर रहे हैं आप। और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि अमेरिका फौरी तौर पे अपनी फ़ौज रवाना करने का ऐलान करता है। फौरी तौर पे अमेरिका ये कहता है कि हम जो है इजराइल के साथ खड़े हैं। फौरी तौर पे जो बाइडन का बयान आता है कि हमने जो है मज़ीद कुमक भेजने का इंतज़ाम शुरू कर दिया है। अब असला भी आएगा, गोला बारूद भी आएगा, नए फ़ौजी भी आएंगे। बहरी बेड़ा तो पहले से ही वहाँ पे एक तैनात है, हो सकता है एक और बहरी बेड़ा वहाँ पे रवाना कर दिया जाए। तो अमेरिका मुसलसल इजराइल की पुष्टपनाही कर रहा है। एक जानिब ये बयान देता है कि हम सालिसी की तरफ बढ़ रहे हैं, हम जंगबंदी की तरफ बढ़ रहे हैं, हम जंग नहीं चाहते, और दूसरी जानिब जो तबाही मचा रहा है, जो बमबारी कर रहा है, उसको असलाह भी दिया जा रहा है, उसको फ़ौज भी जो है दी जा रही है, और उसको पैसा भी दिया जा रहा है, उसको डॉलरों से भी इसकी मदद की जा रही है, और फिर उसको जो है पूरी तरीके से जंग में मुलविस किया जा रहा है। गज़ा की तबाही के बाद जिस तरह के हालात पैदा हो गए थे, ऐसा मालूम हो रहा था कि इजराइल ने अपने घुटने टेक दिए हैं, और इजराइल खुद जो है इस मसले से बाहर निकलना चाहता था, क्योंकि पूरा इजराइल फ़िलहाल सरापाए एहतजाज है। इजराइल में यहूदी नेतन्याहू से पूछ रहे हैं कि तुमने क्यों हमारी जान खतरे में डाल दी है। वहाँ सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्यों तुमने जो है मुसलसल गज़ा के में बमबारी करके हालात बिगाड़ लिए। मुसलसल बमबारी की गई, एक साल से हम देख रहे हैं कि गज़ा में बमबारी की जा रही है, अस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा है, स्कूलों को निशाना बनाया जा रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा के जो है मराकिज़ को निशाना बनाया जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, ख़वातीन को मारा जा रहा है। बदतरीन सफाकियत, बदतरीन शैतानियत वहाँ पे की जाती रही है, बदतरीन वहाँ पे जो है क़बासत वहाँ पे जो है इजराइल ने अपनी वहाँ पे की है। सब कुछ करने के बावजूद अब इजराइल जो है लबनान पे भी हमले कर रहा है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी यहाँ इजराइल के साथ क्यों खड़े हैं? पहला सवाल ये है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास शुरू होने जा रहा है, सारी दुनिया के लीडर वहाँ आएंगे, अमन की बात करेंगे, लेकिन क्या इस तरह के हालात पैदा करके क्या एक मुल्क को जो है बाज़ाब्ता बमबारी में, खून रेज़ी में, खून आशामी में, खून ख़राबी में एक मुल्क की जो है पूरी पुष्टपनाही करके, पूरी सरपरस्ती करके, पूरी मदद करके, पूरा अपना जो है असला उसको फ़राहम करके, अपने फ़ौजियों को वहाँ भेज के, अपने बहरी बीड़ों को वहाँ भेज के, अपने जंगी जहाज़ों को वहाँ भेज के आप पूरी सपोर्ट करते हुए इजराइल की, आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप जो है अमन के अलमबरदार हैं? आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप जो है अक़वाम मुत्तहिदा में अमन का पैगाम देंगे? ये तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि यहाँ इजराइल शैतानियत कर रहा है, इजराइल जो है वहाँ पे वहशियाना कार्रवाइयाँ अंजाम दे रहा है, और अमेरिका इन कार्रवाइयों में बराबर का शरीक है। बहुत अफसोस की बात है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ इसराइल के किरदार का सवाल है और उसमें अमेरिका की हिमायत, अमेरिका की हलीफ जमातों की जो हलीफ ममालिक हैं उनकी हिमायत जो हासिल है वो बहुत ही ख़तरनाक है। अब एक तरफ जैसा कि सज्जा साहब ने कहा है कि अमेरिका अमन की बात करता है, जंगबंदी की बात करता है, लेकिन दूसरी तरफ उसका बहरी बेड़ा और मशरिक़ वस्ता में उतर जाता है। और आप देखेंगे कि जैसे ही 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल फ़लस्तीनी जंग का आगाज़ हुआ, उसके बाद से अमरीकी बहरी बेड़ा वहाँ पर पहुँच गया है, और आप देखेंगे और एक अमरीकी बहरी बेड़ा वहाँ पर पहुँच सकता है। हद तो यह
हैं कि पहले से ही मशरिक़ वस्ता में 40,000 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी तैनात कर दिए गए हैं। आखिर क्यों तैनात किए गए हैं? कोई अक़वाम मुत्तहिदा नहीं है अमरीका कि वो लाकर अपने फ़ौजी तैनात करे। तो बहरहाल 40,000 अमरीकी फ़ौजियों के अलावा अब ये कहा जा रहा है कि अमरीका उन फ़ौजियों की तादाद में मज़ीद इजाफा करने पर गौर कर रहा है ताकि इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। लेकिन ये अब आप बात ये ज़रूर आप याद रखिए कि ये जो जंग है इसराइल और गज़ा की जो जंग थी, अब ऐसा लगता है कि इसराइल और फ़लस्तीन की जंग सारे इलाके को अपनी लिपेट में ले लेगी। और अब आप देखेंगे कि लेबनान का जो हाल इसराइल ने किया है, उसके बाद ये जो आग है जंग की, लेबनान से लेकर शाम, शाम से लेकर आप देखेंगे कि इराक़ तक पहुंच जाएगी और इराक़ को अपनी लिपेट में ले लेगी। हो सकता है कि मिस्र में भी कुछ बगावत हो जाए, लेकिन एक बात ज़रूर है कि मिस्र में इस तरह की सख्ती बढ़ती गई है कि अवाम कोई इसराइल के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते और ना ही कोई एतराज़ कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इराक़ तक ये आग पहुंचने वाली है और अमेरिका हो या उसके हलीफ हो, ये ऐसा लगता है, ऐसा महसूस भी हो रहा है कि यही चाहते हैं कि ईरान को घेर कर इस जंग में शामिल करें, इस जंग में शामिल करते हुए ईरान को उसकी भी तबाही और बर्बादी का आगाज़ करें। लेकिन ईरान बहुत ही चालाकी से, बहुत ही दानिशमंदाना अंदाज में कार्रवाई कर रहा है और आप देखेंगे कि ईरान जंगों से दूर दिखाई देता है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि वो नियाबती जंग लड़ रहा है, प्रॉक्सी वार लड़ रहा है। और आपने देखा कि हालिया अरसे के दौरान यमन के हूथियों ने जिस अंदाज में बैलिस्टिक हमला किया था, उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरह इसराइल परेशान हो गया। और आपको ये भी बता दूं कि अब जितने सज्जा साहब लीबिया का, लेबनान का मसला है या शाम का मसला है, ईरान का मसला है, इराक़ का मसला है, खुद आप देखेंगे कि फ़लस्तीन का जो मसला है, अगर ये जो इसराइल जिस तरह के इक़दाम करता है, अपनी आबादी को बचाने के लिए बंकर्स बनाता है, उसके बाद आप देखेंगे कि अंडरग्राउंड जो अड्डे होते हैं, महफूज मुकामात होते हैं, वो तामीर करवाता है, तो क्या लेबनान अपनी सरहद पर इस तरह के बंकर्स तामीर नहीं कर सकता? क्या इराक़ में ऐसे बंकर्स तामीर नहीं किए जा सकते? क्या सीरिया में इस तरह के हिफाजती इक़दाम नहीं किए जा सकते? आप हिफाजत कीजिए अगर आपका दुश्मन इस तरह के हिफाजती इक़दाम कर रहा है। अब देखिए बैलिस्टिक मिसाइल हूती बागी जो है वो इसराइल पर बरसाते हैं, हमला करते हैं, तो 20 लाख से ज़ायद यहूदी अपने महफूज मकामात पर पनाह लेने के लिए अपने घरों से निकल भागते हैं। जबकि बेरूत में जब हमला किया जाता है, लाखों की तादाद में लोग हिजरत कर रहे हैं, उन्हें हिजरत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल, देखिए आपका सवाल भी है। मैं देखिए सबसे बड़ा मसला आलम इस्लाम का यही है कि आलम इस्लाम ने अपनी ताकत नहीं बढ़ाई है। जी जी। इराक़ को चाहिए था कि वो जो है एक बहुत बड़ी फ़ौजी ताकत होता, लीबिया को चाहिए था कि वो एक बहुत बड़ी फ़ौजी ताकत होता। अगर ये लोग बहुत बड़ी फ़ौजी ताकत होते तो शायद अमेरिका की भी हिम्मत नहीं होती कि जो है इनके ख़िलाफ़ कर। आज सऊदी अरब से लेके, मिस्र से लेके, लीबिया से लेके, सीरिया से लेके, आप किसी भी मुल्क को देखिए, जब वहाँ हालात ख़राब होते हैं तो वो जो है मदद के लिए अमेरिका की तरफ देखते हैं। जी हाँ। इज़राइल सऊदी अरब में जब जो है कुवैत पे जब अटैक करता है, इराक़ कुवैत पे हमला करता है, तो सऊदी अरब में जो है अमेरिकी फ़ौज तैनात कर दी जाती है। तो सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि तेल से माला माल दौलतमंद ममालिक रहे हैं ये, अगर हम 80 की दहाई से लेके आज तक का जो है जायज़ा ले आलम अरब का, तो तेल से माला माल मुल्क रहे हैं। इतनी जो है तेल की दौलत खुदा ने इनको दी, कुदरत ने जो है इतनी मेहरबानी इन पे की कि इनको दुनिया का दौलतमंद रेगिस्तान होने के बावजूद दुनिया का दौलतमंद खित्ता बना दिया। तो इतनी दौलत होने के बाद भी अगर हमारे ये ममालिक अपनी फ़ौज नहीं बनाते हैं, अपने दिफाई क़ुव्वत को जो है ताकतवर नहीं करते हैं, अपने दिफा का जो है एक निज़ाम नहीं बनाते हैं, तो ये तो इनकी बदकिस्मती है। नॉर्थ कोरिया एक छोटा सा मुल्क है, अमेरिका की हिम्मत नहीं है कि उसकी तरफ देखे। बिल्कुल। चीन ने आज, आप बताइए, आज दुनिया का कौन मुल्क है जो चीन का मुकाबला कर सकता है? 20 साल पहले तो चीन भी वही था जो इंडिया था। आज चीन इतनी बड़ी ताकत है, फौजी ताकत, कि अमेरिका की रातों की नींद हराम है चीन की तरफ से। वो चाहता है कि चीन को ख़त्म करे, लेकिन वो ख़त्म नहीं कर सकता। वो चाहता है कि चीन को जो है वो दबा के रखे, लेकिन वो दबा नहीं सकता। आज देखिए इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी हो गई है चीन की कि अमेरिका को मजबूरन अपनी जो है कारें बनाने वाली कंपनियों को ये अहकामात सादिर करने पड़ रहे हैं कि आप अपनी जो है गाड़ियों में
चीन के पुर्जे ना लगाएं। जी हाँ जी हाँ, डर खौफ के मारे। इतना मतलब खौफ हो गया है इनको कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो बाज़ाब्ता अहकाम जारी कर रहा है कि आप चीन के पुर्जे ना लगाएं। तो ये ताकत ये इन्होंने, देखिए चीन के पास तो तेल की दौलत भी नहीं थी, जी हाँ जी, लेकिन चीन आज इतनी बड़ी ताकत बन के खड़ा है दुनिया की कि दुनिया का कोई भी मुल्क चीन की तरफ देख नहीं सकता। तो ये आलम इस्लाम के लिए भी ये ज़रूरी था कि वो अपनी ताकत बढ़ाता, अपनी फ़ौज को जो है क़ुव्वत फराहम करता, अपनी एक अलग से जो है फ़ौज बनाता, अपने लिए जो है काम करता, तो शायद आज इतने बुरे हालात आलम इस्लाम पे नहीं आते। एक भी मुल्क आलम इस्लाम में ऐसा नहीं है जिसको हम ताकतवर कह सकें, जिसको हम फ़ौजी तौर पे जो है ख़ुद कफ़ील कह सकें, ख़ुद इन्हिसारी का जो है ताकत रखने वाला मुल्क कह सकें। ऐसा कोई भी मुल्क नहीं है दुनिया में, आप जाएंगे तो ऐसा कोई मुल्क नज़र नहीं आता, जिसका नतीजा हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका, इज़राइल, सबसे भयानक जो है सूरत हाल तो ये है कि इज़राइल खुलेआम मार रहा है। जी हाँ जी, बिल्कुल। चाहे वो लबनान हो, चाहे वो जो है गज़ा हो, चाहे वो फ़लस्तीन हो, इज़राइल खुलेआम मार रहा है, लोगों को मार रहा है। वीडियो गेम की तरह हो रहा है, बिल्कुल वीडियो गेम की तरह मार रहा है वो। बिल्कुल। और अमेरिका है कि उसकी मदद के लिए ठहरा हुआ है। और दूसरी बात आप देखें, खवातीन हैं, बच्चे हैं, शहीद हो रहे हैं। अमेरिका को ना इन फ़लस्तीनी बच्चों की फिक्र है, ना खवातीन की फिक्र है, जो रोज़ शहीद हो रहे हैं, रोज़ाना शहीद हो रहे हैं। खाने का मसला है, पीने का मसला है, दवाइयों का मसला है, इंसानियत वहाँ पे सिसक रही है। और ना अमेरिका को जो है ये तौफीक हो रही है कि वो कम से कम इनकी इमदाद के लिए कुछ काम करे। असला देने में तो वो जो है पूरी ताकत अपनी सर्व कर रहा है। जी। ऐसा मालूम होता है कि अमेरिका पूरी दौलत अपनी जो है इजराइल पे लुटा देना चाहता है। अरे हद देखिए आप, ट्रंप ने का जो एक बयान आया है, ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर मैं अमेरिकी सदर मुंतखब नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि इसराइल ख़त्म हो जाएगा। तो अब अंदाज़ा कीजिए कि अमेरिका के जो मफादात है वो पूरे इसराइल से वाबस्ता हैं, लेकिन खुद इसराइल अमेरिका के बका के लिए ख़तरा है। क्योंकि आपने देखा कि माजी में भी कई इसराइली एजेंट्स जो हैं वो जासूसी करते हुए अमेरिका में पकड़े गए हैं। लेकिन इसराइल आप देखेंगे कि जिसके पास फौजी ताकत होती है, जिसके पास हर टेक्नोलॉजी होती है, उससे हर बड़ी ताकत डरती है। और अमेरिका ये जुर्रत नहीं कर सका कि उन इजरायली जासूसों को सजा दे सके, बल्कि उन्हें रहा करना पड़ा उसे। तो आप अपने आप को मनवाते नहीं तो फिर कौन आपकी तरफ देखेगा। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक मुस्लिम और अरब ममालिक का सवाल है, इस दुनिया के जितने ममालिक हैं उन ममालिक में 30% ममालिक मुस्लिम और अरब ममालिक है। और इसके बाद जैसा कि सज्जाद साहब ने कहा कि आपके पास तेल की दौलत है, इंसानी वसाइल की दौलत है, कुदरती वसाइल से मालामाल आपके ममालिक है। उसके बावजूद ना आप हथियार बना सकते हैं, ना आप हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ना ही किसी की आंख से आंख मिलाकर देख सकते हैं। यह हमारी बदकिस्मती है। हालांकि आप देखेंगे कि इस्लाम जो है वो हर चीज के लिए एक मंसूबा बनाने का यानी पैगाम देता है, हिकमत अमली का पैगाम देता है, फौजी हिकमत अमली का पैगाम देता है, इंसानियत नवाजी का पैगाम देता है, दर्स इंसानियत देता है। और आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस्लाम ने कभी भी ये नहीं कहा कि किसी पर जुल्म करो, लेकिन अगर कोई जुल्म करता है तो जालिम को इबरतनाक सजा देने का इस्लाम हुक्म देता है। और लेकिन अफसोस की बात यह है कि 30% दुनिया के ममालिक मुस्लिम हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ना उनके पास कोई ताकत है, ना उनके पास कोई अलहदा ब्लॉक है, ना कोई चीन जैसी ताकत रखते हैं। वो जैसा कि सज्जाद साहब ने कहा कि शुमाली कोरिया से डर रहा है अमेरिका, लेकिन 57 इस्लामी ममालिक है वो बड़े बेबस हैं, मजबूर है, लाचार है, और ऐसा लगता है कि माजूर है कि अपने किसी मुस्लिम ममालिक की या किसी मुस्लिम मुल्क की मदद करने से वो कासिर है। फ़लस्तीन अर्ज़ मुक़द्दस है और बैतुल मक़दस की लड़ाई की बातें तो की जाती है, उसके तहफ़्फ़ुज़ की बातें की जाती है, लेकिन ये सब ज़बानी होते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि प्रैक्टिकली कोई आगे नहीं बढ़ता। बिल्कुल, देखिए मस्जिद अक्सा की लड़ाई हम देखेंगे, तारीख उठा के देखिए रियाज साहब, 1948 से ये लड़ाई चल रही है। जी हाँ जी हाँ। 1948 में जो है कब्ज़ा कर लिया गया था बैतुल मक़दस पे, फिर 1967 में लड़ाई हुई, फिर जो है फ़लस्तीन के एक बड़े इलाके पे कब्ज़ा कर लिया है। मुसलसल फ़लस्तीन पे कब्ज़े कर रहा है इजराइल, और जो है आलम अरब तमाशा बना हुआ है। पहले तो जो है उर्दन और जो है उर्दन के अलावा जो है मिस्र और एक खित्ते के 2-3 ममालिक, शाम था, मिस्र था, उर्दन था, 2-3 ममालिक ने जो है इजराइल के ख़िलाफ़ कार्रवाई सर अंजाम दी थी। जी हाँ जी हाँ। लेकिन
बाद में तो ऐसा मालूम हो रहा है कि इनको साम सूंघ गया है। 67 के बाद से आज तक अगर कोई इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ रहा है तो वो यही जो है तंजीमें हैं, चाहे वो अल-फतह ग्रुप हो, चाहे वो हमास ग्रुप हो, चाहे फ़लस्तीन के नौजवान हो। उन नौजवानों ने गुलैल में पत्थर लगा के लड़ाई लड़ी है हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसराइल के ख़िलाफ़। कितनी बड़ी बात उनके गुलैलों के पत्थर से खौफ खाता था इसराइल। इंतहाई जो है सूरत हाल कशीदा वहाँ पे हो जाती थी, ख़ास तौर पे जो है यरूशलेम में। तो पत्थर लेके ये बच्चे जो है इसराइल के सिपाहियों का मुकाबला करते थे। तो इन्हीं नौजवानों ने, इन्हीं बच्चों ने जो है ये लड़ाई लड़ी है, इस्लाम की लड़ाई, मस्जिद अक़सा के तहफ़्फ़ुज़ की लड़ाई जी जी। और जो है फ़लस्तीन की आज़ादी की लड़ाई। यही बच्चे लड़ रहे हैं, वरना तो जितने भी इस्लामी ममालिक हैं वो सारे के सारे ममालिक या फिर उनमें बैठे लोग, इक़्तिदार पे बैठे लोग, उनको सिर्फ़ और सिर्फ अपने इक़्तिदार का खौफ है और उनको इस बात का कतई एहसास नहीं है कि हर गुज़रते दिन के साथ इज़राइल और इस्लाम दुश्मन ताकतें उनको ख़त्म करती जा रही हैं। बिल्कुल आपने सही कहा है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरसी का सवाल है, ये वज़ीर-ए-आज़म इसराइल नेतन्याहू के बहुत ही करीबी दोस्त हैं, बहुत अच्छा दोस्ताना है। लेकिन आपको लिए चलते हैं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रियासत गुजरात को। और गुजरात में क्या हो रहा है आप अच्छी तरह जानते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जो नारा लगाया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बचाओ का जो नारा है, ऐसा लगता है कि बेटी बचाना गुजरात में बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि गुजरात में कई ऐसे कांग्रेसी कायदीन हैं जिनका कहना है कि गुजरात की बीजेपी हुकूमत में बेटियों की इस्मतें, बेटियों की जानें, उनकी इस्मतें दांव पर लगी हुई हैं, उन्हें बचाना बहुत मुश्किल हो गया है। तो बहरहाल नाज़रीन, एक खबर गुजरात से आई है और गुजरात का एक इलाका है, आपको बता दूं कि दाहोद ज़िला, वहाँ पर एक ऐसा वाक़या पेश आया गवर्नमेंट स्कूल में। वहाँ के प्रिंसिपल ने एक 6 साल या फर्स्ट क्लास की लड़की है, फर्स्ट डिवीज़न सॉरी क्या बोलते हैं, पहले दर्जे की या फर्स्ट क्लास में पढ़ने वाली अव्वल जमात की एक तालिबा है, उससे अपने साथ स्कूल रोज़ लाता है। और आपको बता दूं कि 3 दिन कबल वो लड़की को उसके माँ ने उसके साथ स्कूल भेजा था और रास्ते में उसने लड़की के साथ जिनसी ज़्यादती की कोशिश की। लड़की ने चीखो पुकार की और जब लड़की ने चीखो पुकार की तो उस प्रिंसिपल ने, जिसके बारे में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें कहा गया है कि वो आरएसएस और बीजेपी से ताल्लुक़ रखता है और गोविंद नाट उसका नाम है, उसने लड़की का मुंह पर हाथ रख दिया, मुंह दबा दिया, फिर नाक दबा दिया और उसके बाद आप देखेंगे वो लड़की दम घुटकर इस दुनिया से चल बसी। 6 साल लड़की है और आप देखेंगे कि जो लड़की होती है, जो बेटी होती है, ना हिंदू होती है, ना मुसलमान होती है, ना गुजराती होती है, ना बिहारी होती है। तो बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जो रियासत है, और जैसा कि वज़ीर-ए-आज़म ने बिल्किस बानो केस में उनकी हुकूमत ने खातियों को, जानियों को सज़ा मुकम्मल होने से पहले ही छोड़ दिया था और कहा था कि ये तो बहुत संस्कारी ब्राह्मण है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो नॉट यानी गोविंद नाट जो बीजेपी और आरएसएस से ताल्लुक़ रखता है मुबैना तौर पर, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि खुद मीडिया में इस तरह की रिपोर्ट्स आई है और दी वीक ने भी इस सिलसिले में एक रिपोर्ट शायद की है और कहा कि आखिर गोविंद नाट कौन है। 56 साल उसकी उम्र है, गवर्नमेंट स्कूल का प्रिंसिपल है और अपनी कार में रोज़ वो लड़की को लाता है और आप देखेंगे कि उसने जिनसी ज़्यादती की कोशिश की और फिर लड़की ने जब मुज़ाहमत की तो उसका कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद स्कूल के कंपाउंड में ही उसे दफन कर दिया और उसके जो बैग था, उसके जो शूज़ थे, लाकर क्लासरूम के बाहर रख दिए ताकि किसी को शक ना हो कि उस लड़की का कत्ल हो गया है। तो बहरहाल आप देखेंगे कि एक 6 साल लड़की अपनी इज्जत बचाने की खातिर अपनी जान से हाथ धो बैठती है, पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और आपको बता दूं कि बीजेपी और आरएसएस का नाम नहीं लेती, लेकिन कांग्रेसी कायदीन ने वाज़ेह तौर पर यह कह दिया है और खुद दी वीक ने कहा कि ये बीजेपी और आरएसएस से मुबैना तौर पर ताल्लुक़ रखता है। तो क्या संस्कार है आरएसएस और बीजेपी के, इस बारे में बात करेंगे सजा साहब। जी बिल्कुल, देखिए अभी जो है खबर आ रही थी कि बदलापुर का जो वाक़या स्कूल में हुआ था बच्चों के साथ ज़्यादती का, उसके मुजरिम को जो है इनकाउंटर में हलाक कर दिया गया। कांग्रेस के लीडर वहाँ के पूछ रहे हैं कि एक शख्स को हलाक करके आपने यहाँ बहुत सारे मुजरिम को बचाने की कोशिश की। इस सुल्ह में जो है जो मुलविस पाए गए थे बहुत सारे, उनका तो ये कहना है कि ये जो है स्कूल के कुछ बड़े बड़े लोग इसमें मुलविस। सर साहब मैं माफ़ी चाहता हूँ, कांग्रेस का ये भी कहना है कि स्कूल मैनेजमेंट खुद बीजेपी से ताल्लुक़ रखता है। जी बिल्कुल, यकीनन।
तो वहाँ पे बचाने की कोशिश की गई और यहाँ पे फिर एक बहुत बड़ा दर्दनाक वाक़या पेश आ गया है गुजरात में। जी जी तो यकीनन बीजेपी क्या इसका जवाब देगी, वज़ीर आज़म क्या इसका जवाब देंगे कि मुसलसल इस तरह के वाक़यात ख़ास तौर से बीजेपी की रियासतों में, जहाँ बीजेपी की सरकार है, जहाँ बीजेपी इक़्तिदार में है, उन रियासतों में इस तरह के जो है वाक़यात हो रहे हैं और बीजेपी जो है उन वाक़यात को छुपाने की कोशिश कर रही है। क्या वज़ीर आज़म इसका जवाब देंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक बदलापुर का सवाल है, ये महाराष्ट्र का इलाका है। वहाँ पर आपको बता दूं कि कुछ अरसे कबल किंडरगार्टन की 2 लड़कियों यानी तालिबात के साथ जिनसी हिरासानी की कोशिश की गई थी और जिनसी हिरासानी भी की गई और उस सिलसिले में शिंदे को गिरफ्तार किया गया था। आप वैसे भी महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर जो हैं एकनाथ शिंदे है, और लेकिन ये जो शिंदे है ये अलग शिंदे है और वहाँ का ये एक चौकीदार था, अक्षय शिंदे उसका नाम है। तो बहरहाल उसे कहा जाता है कि उसने पुलिस वाले से एक बंदूक छीन ली, फिर उस पर गोली चलाने की कोशिश की। और आप अंदाज़ा कीजिए कि मुजरिम को जब ले जाया जाता है उसे वहाँ से बदलापुर से वहाँ ले जाया जा रहा था, तलोजा को जेल ले जाया जा रहा था। तो बहरहाल महाराष्ट्र की बहादुर पुलिस से उसने राइफ़ल छीन ली, फिर उसके बाद गोली चलाने की कोशिश की। पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में उस पर गोलियाँ चला दी और वो अपनी ज़िंदगी से महरूम हो गया। तो बहरहाल वहाँ के जो कांग्रेसी कायदीन हैं और महाविकास अघाड़ी है, उन लोगों ने वाज़े तौर पर कहा है कि ये मर्डर है और कैसा एक मुल्जिम पुलिस पर हमला कर सकता है जबकि वो हथकड़ियों में होता है और बेड़ियों में होता है। तो सज्जा साहब, ये ऐसा लगता है कि जिस तरह तेलंगाना में आपने देखा कि 4 नौजवानों को इनकाउंटर कर दिया गया था एक रेप केस में, 2019 की बात है, तो उसी तरह का हवाला भी दिया है शिवसेना उद्धव ठाकरे की तर्जुमान ने। ये बिल्कुल, देखिए ये सवाल तो पैदा होंगे ही। सवाल तो यही हो रहा है महाराष्ट्र में भी। लोग कह रहे हैं कि वज़ीर आला को इस सिलसिले में बयान देने की क्यों ज़रूरत पड़े, दिफाई बयान, सफाई देने की। जी जी नायब वज़ीर आला को जो है देवेंद्र फडणवीस ने भी जो है सिलसिले में सफाई पेश की है। जी जी तो उन्होंने कहा कि उनको सफाई देने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, जी और उसको जो मुलजिम को जो है जिसकी मौत हुई है, जिसको मारा गया है पुलिस के साथ तसादम में, जिसकी मौत की खबर आ रही है, लोगों अपोजिशन का तो साफ तौर पे कहना है कि उसको मार के एक बहुत बड़ा जो है राज को ख़त्म किया गया है और बहुत बड़ी सच्चाई को जो है छुपाया गया है, दबा दिया गया है। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम खबर ख्याल इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।